बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में। और नारोवाल एक ऐसा ज़िला है जो पंजाब की सकाफ़त को, रूहानियत को, और अगर हम बात करें ट्रेडिशंस की या अपने कल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़रोग़ देने वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बात हम करें तो मैचेस की है, जिसमें कबड्डी जो है वो सरफ़रिस्त है और जिसमें नामवर इलाके के लोग जो हैं आकर यहाँ स्पोर्ट्स का आगाज़ करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं। लोग उनकी दिलफरेब स्पोर्ट्स से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर हम बात रूहानियत की करें तो जिस तरह से पीर सैयद जमात अली शाह एक ऐसी शख्सियत जो अलीपुर सईदा से बिलोंग करते हैं, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें अल्लामा इकबाल साहब की, तो आपको पता है कि शायरों के शायर, अजीम शान शायर जिन्होंने पाकिस्तान की सेपरेशन में बड़ा अहम रोल अदा किया, वो भी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट था तब, तो इसी ही ज़िला के किसी गांव से वो भी पैदा हुए थे। और इसी तरह से हम बात करेंगे दाऊद की। आज हम मौजूद हैं दाऊद गाँव में, और दाऊद एक ऐसा गाँव है जिसकी हिस्ट्री 1000 पुरानी है। और ये उस ज़माने में पाकिस्तान की सेपरेशन से, ये मर्ज़ वजूद में आने से पहले ये स्मॉल टाउन हुआ करता था और इसकी बड़ी जो है दिलफरेबियाँ थी। बड़ा ये एक ऐसा सिस्टम था, यहाँ एक पूरा जो है समझ लें कि एक शहर जैसा मंजर था इस गांव का। तो आइए, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं, एक पढ़े लिखे एडवोकेट हैं जिन्होंने अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ अपने गांव के लिए वक्फ़ की, अपनी समाजत और सियासत का आगाज़ किया, अपने ख़ानदान की हिस्ट्री को बरकरार रखा। उसी हिस्ट्री पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राना रहमतुल्लाह खान साहब, जो चेयरमैन भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी रहे हैं और सदर बार भी रहे हैं। अगर हम उनकी हिस्ट्री पर चले जाएं तो उन्हीं के चचा नसरुल्लाह खान जो हैं वो एमएलए रहे, और एमएलए के बाद वो एमएनए रहे। पीपल्स पार्टी के वो दौर में जो है वो एमएनए रहे और बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने अपनी खिदमात जो हैं सियासत और समाजत में दी। अगर हम उनकी उससे भी पीछे चले जाएँ तो उनके फोर फादर जो हैं बाबू नबी बख्श, वो इलाके में तब जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही कंट्री था, तो तब वो इलाके में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे जिन्होंने बीए किया हुआ था। और उन्हीं के बेटे जो थे चौधरी मोहम्मद, हाँ, वो अंग्रेज़ दौर में अफसर माल भी रहे। और पंजाब में अगर किसी ने कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया तो उसमें भी हम बात करें तो इसी ख़ानदान के चश्मो चिराग जो थे उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया तहरीक पाकिस्तान में। बात सवाल ये पैदा होता है कि दाऊद एक ऐसा गाँव जो किसी ज़माने में एक स्मॉल टाउन था, किस तरह से डिस्ट्रॉयड हुआ, उसकी मर्ज़ वजूद में आने से पहले की स्टोरी, उसके बाद उसकी तमाम कारकर्दगी, उस वहाँ के रहने वाले लोगों की स्ट्रगल, और स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा नाम राना रहमतुल्लाह खान, जिन्होंने अपने इलाके और कम्युनिटी के लिए एक ऐसा रोल अदा किया कि अपनी शख्सियत को पसे पुश्त डालकर अपने इलाके के लोगों को परवान चढ़ाया। जी हाँ, ये वो इलाका है नाजरीन जिसमें फ्लड आने की वजह से जब पाकिस्तान की सेपरेशन हुई, यानी पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, तो ये इलाका दरिया रावी की नज़र हो गया, दरिया की नज़र हो गया। किस तरह से इस इलाके को दोबारा से जो है दरिया रावी से निकाला गया, किस तरह से तगोदो की गई, आइए आज हम इसी स्ट्रगल पर बात करते हैं। और एक और मैं खूबसूरत बात यहाँ आपसे शेयर करती जाऊँ कि जिस ख़ानदान के चश्मो चिराग आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने स्ट्रगल की, जिन्होंने एक तहरीक बनाई, जिन्होंने एक ऐसी इस्लाही कमेटी बनाई जिसके वो जनरल सेक्रेटरी रहे, जिसने लोगों को मोटिवेशन दी और लोगों को उनके हक़ खुद अरादियत के लिए जो है तगोदो की। आइए आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि 1905 से लेकर 1947 तक उनकी एक मुरब्बा ज़मीन का जो टोटल एक्सपेंस था, जो बचत थी, जो उनको ज़र मुबादला मिलता था, वो मुस्लिम लीग नून के फ़ंड में जमा करवाते थे। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। तो उस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा राना रहमतुल्लाह खान साहब। तो आइए उनसे पूछते हैं कि सियासत में, समाजत में और इसी तरह से तहरीक में उनका क्या रोल था, उनके ख़ानदान का क्या रोल था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे गांव में और हमें ये एजाज़ बख्शा कि हमारी आवाज़ वर्ल्ड में जाए। और ये जो है तारीख़ी इलाका जो है वो लोगों को इसके बारे में और हिस्ट्री के बारे में मालूमात हासिल हो। इस वजह से हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी दूर दराज इलाके में बड़ा टाइम निकाल के आए हैं। जी वेलकम सर। नाज़रीन, एक बात मैं जो स्पेसिफिक शेयर करना चाहती हूँ कि ये वही इलाका है, ये दाऊद वही इलाका है जिसमें मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं। और यहाँ एक खतून खदीजा जिनका नाम था, और वो फर्स्ट फीमेल एजुकेशन डायरेक्टर थी पाकिस्तान के लिए। बड़े एजाज़ की बात है और स्पेशली नारोवाल के लिए बड़े एजाज़ की बात है। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल आपके दाऊद की हिस्ट्री के बारे में
आपने किस तरह से तगोदो की, किस तरह से वर्क किया? आप पे यंग यूनियन से, आपने स्टूडेंट लेवल से आपने सियासत का आगाज़ किया, आपने सदर का इलेक्शन कंटेस्ट किया। आपने किस तरह से अपने आप को इस काबिल बनाया कि आप अपने ही इलाके के लिए लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को स्ट्रगल की तरफ लेकर आएँ, जबकि तब अवेयरनेस कम थी और लोगों को इतने वसाइल भी नहीं थे, ज़र मुबादला भी किसी काम का इतना नहीं मिलता था? किस तरह से आपने एफर्ट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे जो मेरा मिशन था ना ज़िंदगी का, वो असल में मेरा ख़ानदान के तौर पे एक खिदमत आवाम और इस्लाही कामों में सारा ख़ानदान लगा हुआ होता था। बावजूद से हम ये काम करते चले आ रहे हैं। हमने अपनी ज़ात को पीछे पसे पुष्ट डालकर लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को बुज़ुर्गों ने वक़्फ़ किया हुआ था। तो मुझे भी उनसे ये सारा इनिशिएटिव मिला, तो मैंने भी उसी लिहाज से ये सारा सिलसिला शुरू किया क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो नसरुल्लाह खान साहब थे, जो MLA बने थे 46 में कायद आज़म के साथ, उन्होंने काम किया और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी थे उस असम्बली के, और उसके बाद पाकिस्तान उन्होंने बनाने में अहम किरदार अदा किया। यहाँ पे कायद आज़म साहब वहाँ पे अमृतसर में उनके पास तशरीफ़ भी लाते रहे हैं और उनसे कई दफ़ा उनकी मुलाकातें और सारे मामला जो थे मुस्लिम लीग के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान को वाज़े वजूद में लाना था, ये आइडिया भी जो था उसको परवान चढ़ाने के लिए सर नसरुल्लाह खान साहब ने कायद आज़म के शाना बशाना काम किया। वो उस वक्त फिर इस वजह से उन्होंने ये 46 का इलेक्शन कंटेस्ट किया और यहाँ एक हालांकि दाऊद गाँव जो था वो ये सियालकोट में था, दूसरा एरिया जो था अमृतसर का वहाँ वो अमृतसर के में था, दूसरी सीट थी। यहाँ कायद आज़म ने को हमें इलेक्शन लड़ना जो था बेहतर था, लेकिन कायद आज़म के फरमान के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये सीट को जो ना उनके कैंडिडेट के लिए उन्होंने छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सीट मैं आपके लिए कुर्बान करता हूँ, आप जिसे चाहें कायद आज़म साहब आप यहाँ कंटेस्ट करवा लें, हम उसको कामयाब करवाएंगे। बिल्कुल सही सर। अगर आपके गांव की तो दाऊद गांव जो है आपका, फिर मैं उसी तरफ मुड़ूंगी क्योंकि जिस तरह से स्मॉल टाउन ये पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से पहले की बात है, जब ये बरे सगीर का दौर था और पूरी दुनिया में इसकी एक आलमी मंडी लगती थी जिसमें दाऊद का जिक्र किया जाता था। ये गाँव इतना फेमस था। व्हाट्स है रीजंस है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बैक पे चला गया और बहुत बैकअप पे चला गया? ये मसला कि जब पाकिस्तान पार्टीशन हुई है उसके बाद दरिया रावी जो था ये बिफर गया और दरिया रावी ने जो गाँव था दाऊद की बहुत बड़ी आबादी भी थी और बहुत बड़ा रकबा भी था। वो तमाम ज़्यादा रकबा जो बागात पर मुश्तमिल था और इतने अच्छे बागात थे कि यहाँ पे मैंगो फ्रूट मंडी लगती थी प्री पार्टीशन में वर्ल्ड की इंग्लैंड में, तो वहाँ जो था उस अंग्रेज़ दौर में भी दाऊद का आमों को फर्स्ट प्राइज़ दिया मिलता था, हर साल कंटेस्ट का होता था और हर दफ़ा दाऊद का जो था ना वो फ्रूट मैंगो जो था ना वो 1 नंबर वर्ल्ड में आता था, उसका नंबर होता था। लेकिन ये बदकिस्मती समझे कि दरिया रावी जो है वो उसने इस पाकिस्तान की तरफ रुख कर लिया दाऊद की और दूसरे करीबी देहात की तरफ रुख कर लिया। आस्ता आस्ता उसने कटाव शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सन 1951 तक वो 90 मरबे जो था ना दाऊद की ज़मीन जो थी वो दरिया बुर्द हो चुकी थी, उसमें ज़्यादा ही रकबा जो था वो बागात पर मुश्तमिल था। इस तरह से फिर ये कीमती बागात और ज़रखेज़ ज़मीन जो सोना उगलती थी ये बंजर बेआबाद हो गई और जंगल की सूरत इख्तियार कर गई। तो इसके साथ साथ ही फिर ये मामला जो है ना बढ़ता चला गया। तो उस वक्त फिर लोगों की तकालीफ और पाकिस्तान के लिए ये जो एजाज़ था ये चीज़ों का वो भी वो नाकामियाँ शुरू हो गई और लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए और गांव के लोगों के लिए ये सारे मसाइल पैदा होने शुरू हो गए थे। तो इस वजह से ये बैकवर्ड इलाका बनता गया। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो जंगल बन गया था। तो उसके बाद फिर ये निज़ाम 70 का इलेक्शन और साहब ने यहाँ नारोवाल में कंटेस्ट किया लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक। अपनी ख्वाहिश नहीं थी, वो मानते नहीं थे कि मैंने ये इलेक्शन कंटेस्ट करना क्योंकि, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस वक्त वो शेखुपुरा में प्रैक्टिस कर रहे थे, वो लागी। तो मुझे भी वहाँ वो साल ले गए थे कि यहाँ के हालात उस वक्त एरिए में स्मगलरों का भी जोर था कि ये उन्होंने वाले साहब से रिक्वेस्ट की कि
कि आप रहमतुल्लाह को मेरे साथ भेज दें कि ऐसा ना हो कि ये भी कहीं इनके साथ कोई स्मगलर जो है इन्हें भी ये भी उनके वो साथ न मिला के कोई इससे भी गलत काम ले। ख़ानदानी रवायात को हमने कायम रखना। बिल्कुल सही सर। ये जो डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया था आपका, बहुत मुश्किल वक्त था, लोगों को अवेयरनेस भी इतनी कम थी, फिर ज़र मुबादला भी इतना ज़्यादा किसी भी काम का नहीं मिलता था। किस तरह से मोटिवेशन की आपने लोगों को? नकल मकानी का ज़ोर था, लोगों को रोकना भी मुश्किल था, गाँव को सस्टेन करना भी मुश्किल था। जो एक आपने इस्लाही कमेटी बनाई, किस तरह से आपने उस कमेटी को तरतीब दिया, किस तरह से आप उसके जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, किस तरह से आपने वर्क किया? आपने जो ये सवालात किए हैं, सवाल किया है कि इस्लाही कमेटी किस तरह मोटिवेट किस तरह किया आपने। मैंने जब यहाँ आके देखा ना कि 24 साल फौत हो गए 72 में, तो उसके बाद कोई ख़ानदान को काफ़ी सियासी तौर पे धक्का लगा, इलाके के लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई। तो उस वक्त मैं जो था वो सेकंड ईयर में था शेखुपुरा में। मैं उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया वहाँ पे। 74 में मैं छुट्टियों में यहाँ आया दाऊद। ये 2 महीने की छुट्टियां कॉलेजों में स्कूलों में होती हैं। मैं आगे मैंने देखा तो यहाँ के दरियाए रावी के पास जो देहात थे दाऊद के मलिका, वीरों के सदराने, कोल्डी, संघेड़े और बदाई चीमा और दीगर दूसरे देहात थे काफ़ी सारे, वो दरियाबुर्द होने शुरू हो चुके हुए थे। तो मैं जब वहाँ गया देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा कि ये क्या मामला हो गया, इतने लोग परेशान हैं, किसी का घर गिर रहा है, किसी के बच्चे रो रहे हैं, कोई सामान से भी दरियाबुर्द हो रहा है, मस्जिदें भी जा रही हैं, तमाम इलाके जो है वो दरिया रावी के नज़र हो रहे हैं, कोई भी मदद करने वाला नहीं है। तो यार क्या ज़रूरत है? आप नहीं सोच सकते, आपने अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है और उस ख़ानदान से वो जो शुरू से ही बावजूद से लोगों की खिदमत करता चला है। मुझे अल्लाह ताला ने रोशनी दिखाई, मुझे ये मुझ में ये ताकत दी और हिम्मत दी और ये सोच पैदा की। उस सोच को मैंने फिर लेके निकला। मैंने कहा कि इस बेहतर है कि ये एजुकेशन से कि ये फौरी तौर पे लोगों को बचाया जाए, यही मेरी एजुकेशन, यही खिदमत है, यही ज़िंदगी है। फिर मैंने इकट्ठे हो गए एक प्रोग्राम के तहत उसका नाम रखा इस्लाही कमेटी दाऊद, और लाहौर जाके उसकी ये रजिस्ट्रेशन मुझे आज भी याद, RP 17 नंबर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो तंजीम को हमने रजिस्ट्रेशन करवाई। फिर बाज़ाब्ता तौर पे हम इस मिशन में आगे निकल काम में शुरू हो गए। और यहाँ हमारे लिए बहुत मसाइल थे, इतने मसाइल थे कि दरिया ज़मीनों को भी गिरा रहा था और आबादी को भी आके उसने शुरू कर दिया था। दाऊद में इतने प्यारे मकान और इतनी बिल्डिंगें थी, इतना साफ माहौल था उस ज़माने में कि वहाँ लोगों के हमारे सुबह उठने से नमाज से अजान से पहले लोग उठ के वहाँ के सफाई का इंतज़ाम हो जाया करता था। वहाँ के औरतों का निज़ाम नहीं था, कुओं का इंतज़ाम होता था उस वक़्त। ना तो ट्यूबवेल थे, ना ये नलके होते थे, पंप होते थे। उस वक्त कुओं से लोग माशकी लेके मशकें भर के वहाँ जाके गलियों को पानी से सफाई और धो दिया करते जब तक लोगों के उठने तक। तो वहाँ बल्ब भी लगाए हुए होते थे, स्ट्रीट लाइटें थी वो भी जलाई जाती थी। मतलब इतना अच्छा इंतज़ाम था, इतना शानदार निज़ाम था कि शायद ही कहीं वो उस वक़्त के ज़माने में, क्योंकि बहुत बैकवर्ड इलाका था। हमारा जो था वो इमाम मस्जिद थे वहाँ जो जामिया मस्जिद के, उनको हमने प्रेसिडेंट का ओहदा दिया। अब मेरे इनिशिएटिव पे ये सारा निज़ाम चला था। मैं सेक्रेटरी जनरल बना और राना आलमगीर साहब थे, कज़न थे वो, उनके वालिद भी चौधरी बशीर अहमद एडवोकेट, बड़े ही सूफ़ी और बड़े ही अच्छे एडवोकेट थे। सारी उम्र उन्होंने भी लोगों की खिदमत की। प्रैक्टिस में जितनी भी आमदन आती थी वो हर हफ्ते दाऊद जाते थे, नारवाल से कचहरी को तो बांट दिया करते थे। तमाम के तमाम हफ्ते भी सारे के सारे, कभी भी उन्होंने अपनी कोई सासा नहीं बनाया था। उनके बेटे राना आलमगीर वो मेरे साथ चले, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर हमने ये प्रोग्राम बनाया, साहब ने इकट्ठे हो गए भाई हम जंगल में जाया करें। ये तो उस वक़्त तो इस्लाही कमेटी के 100 लड़के थे जो वर्कर थे, जिनमें मैं भी था। और एक हमने 40 बुज़ुर्गों को जो 40 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा थी, उनको 40 बंदों को हमने मशावरती काउंसिल का मेंबर बना लिया। उनके और ये वर्कर्स के बाकायदा इजलास हुआ करते थे हर हफ्ते के बाद।
तो फिर उस इजलास में एजेंडा जो होता था पास कर लिया करते थे। तो उस वक्त फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि ये वसाइल पैदा करने के लिए हमें जंगल में जाना चाहिए। 100 लड़का फिर मैं लेके जाता था, खुद भी साथ जाता था। वहाँ से एक एक जंगल से एक एक लकड़ी इकट्ठी करके, सूखी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करके तो उनको जमा करते, और फिर जमा करके फिर हम उसका एक बंडल बनना, तो वो 40 किलो 45 किलो 50 किलो तक भी हो जाता था, जो हम काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन हम वहाँ से उठा के ला के देहातों में निकल जाया करते, करीबी देहातों में, वहाँ जाके फ़रोख्त करते थे। तो उस वक्त ये मामला था, कोई ये इतना बड़ा बंडल 4 रुपये में फ़रोख्त होता था सिर्फ। तो 4 रुपये ला के फिर जो होते थे वो हम सिलाई कमेटी के सदर के पास जमा करवाते थे। वहाँ से फिर मिशन दिया जाता है, आप लाहौर जाएँ, वज़ीरों को मिलें, इंजीनियरों के मिलें, वहाँ जाके अपने आप को ये इलाके की सूरत से आगाह करें, ताकि गवर्नमेंट उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की थी, और जो मुस्तफ़ा खर साहब थे वो गवर्नर थे वहाँ पे, उनको साथ जाके और असम्बली हाल में वज़ारा को जाके सारी कहानी बताएं कि हमें बचाओ। तो फिर 10 फुट 12 फुट नीचे तक होते थे दरिया के, 15 फुट तक भी होते थी दरिया में ईंटें पड़ी होती। फिर हम जंप लगाते थे और वो एक एक ईंट निकालते और कश्ती में डाले जाते थे। इस तरह से कई घंटे ये कोशिश जारी रहती थी। फिर कहीं से वो इकट्ठी हो 100 ईंट निकाल ली, अगले दिन 50 निकाल ली। इस तरह जमा करते करते जब 1000 ईंट हो जानी, फिर हमने 100 रुपये में फ़रोख्त कर देनी होती थी। फिर वो 100 रुपया लेके फिर प्रेसिडेंट के पास जाते थे, वो वहाँ जमा करवा देते थे फंड में। इस तरह से अगर मैं बात आपकी सियासत की करूँ तो ख़ानदान में जिस तरह से आपके चचा से सियासत का आगाज़ हो गया था, तो सियासी निज़ाम को सस्टेन करना भी मुश्किल था। आप चूँकि इस्लाही कमेटी के साथ भी थे, मुश्किलात भी फेस कर रहे थे। जब आपको गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब जो गवर्नर थे, उन्होंने भी आपको पेशकश की कि आप MPA का इलेक्शन कंटेस्ट करें, मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी आपको पेशकश की गई, जहांगीर बदर की तरफ से भी आपको स्पेसिफिक जो है वो फैसिलिटेट किया गया, क्या रीज़न थी कि आपने इलेक्शन एज ए MPA कंटेस्ट ना किया, चेयरमैन या मेंबर ज़िला कौंसल ही बने? हाँ जी, ये बात थी कि हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम अपने आप को उजागर करें। हम तो एक इस्लाही वर्कर थे, हम तो एक खिदमतगार थे, एक मिशन था हमारा। ये नहीं था कि आज का होना चाहिए। इस वजह से मैंने ये वो मुझे जब टिकटों की ऑफ़र की जाती थी तो फिर भी मैं उन्हें माजरत के साथ कबूल करने से इनकार कर देता था। मैंने कहा कि ये मेरा मिशन ही है इसमें, क्योंकि इलेक्शन में पैसे लगते हैं। जब इलेक्शन में पैसे लगाएंगे तो उनसे कमाई करने के लिए ना करेंगे तो अगला इलेक्शन आप कंटेस्ट कैसे करेंगे? ये रिवाज मुल्क में जो है ना, ये रिवाज मैंने अपने ऊपर ये आइडिया जो था ना, ये नहीं मैंने रखा। मैंने हमेशा सोचा कि ये चीज़ है कि अगर कोई रोटी रोज़ी के लिए कुछ बचाना है तो वो बचाओ और उससे लोगों की खिदमत करो, ना कि यहाँ से मुल्क से इलाके से या मुल्क से मज़ीद दौलत इकट्ठी करके तो अपने आप को अमीर करो। मुल्क को अमीर होना चाहिए। वकील होने की हैसियत से सर, आपने जितने भी अपनी खिदमत पेश की, जितनी भी सर्विसेज की हैं आपने विदाउट फीस की और फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं। अब आपके ख़ानदान में नसरुल्लाह खान साहब से लेकर सारे वकील हैं, मेजॉरिटी वकील हैं, जिसमें आपके बेटे बनान साहब भी हैं, इस तरह का काफ़ी लोग और भी हैं। कैसा महसूस करते हैं, कितना प्राउड फील करते हैं आप अपनी वर्किंग पे? एक तरफ सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सॉवरेनिटी भी साथ, सियासत भी साथ, समाजत भी साथ, ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा, सबको मेंटेन करना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट। किस तरह से मेंटेन करते हैं? है तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि मेंटेन करना तो बड़ा मुश्किल है जब आपके वसाइल को महदूद कर लेंगे और अपने ज़ाती वसाइल लोगों पर खर्च करना शुरू कर देंगे। आगे से ये सोचेंगे नहीं कि आपको आमदन आनी चाहिए, डेली आनी चाहिए। या एक वकील का मतमा नज़र ये होता है बेचारी जाने का कि ज़्यादातर तो ये होता है कि जाएंगे और कुछ लाएंगे तो बच्चों के लिए और फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कमाई करके उनके इंतजाम करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत और उनके फजल से और उसके करम से आज तक मैंने बतौर वकील पैसे कमाने के लिए किसी दिन भी कचहरी नहीं मैं गया। मैं हाँ जाता हूँ, उस वक्त जाता हूँ, मैं इसलिए जाता हूँ, कचहरी जाता रहा हूँ और कि मैं किसी की खिदमत कर सकूँ, किसी मजलूम के लिए काम आ सकूँ, और ताकि किसी के रज़ाकाराना तौर पर जो फीस नहीं दे सकते वो उनका भी तो कोई आसरा होना चाहिए, उनके लिए भी तो सहारा होना चाहिए, माशरे में उनके को भी इज्जत मिलनी चाहिए, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। इस वजह से फिर मैंने सारी ज़िंदगी में रज़ाकाराना वकालत की है। और यहाँ फिर जब भी जिस जगह पे भी मैं पहुँचा हूँ या जो भी मेरे पास आया वो इसलिए नहीं आया कि उसके पास पैसे हैं।
अगर किसी ने पैसे देने की कोशिश किया फिर भी मैंने उससे कहा यार ये किसी और जगह पे अपनी औलाद पे खर्च कर लें, कोई बात नहीं, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह रज़ाकाराना आपके केस करूँगा। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से और करम से मैंने ज़िंदगी में मर्डर केस भी किए हैं और बड़े बड़े अहम केस किए हैं, लेकिन रावलपिंडी तक भी मैं जाता रहा हूँ, अपने किराए पे जाता रहा हूँ। मैं मुल्तान भी जाता हूँ लोगों मजलूम लोगों के लिए, वहाँ भी मैंने अपने किराए पे और अपने खाने पे अपनी जेब से खाना भी खाता रहा हूँ और कई दफ़ा साइलों का भी दे दिया करता था। ये ज़िंदगी को एक मिशन के तौर पर आवाम की फलाह के लिए वक़्फ़ किया रखा। इस दौरान मुझे बहुत सारी मुश्किलात भी आई। मैं समझती हूँ सरफराज सर, ऐसा भी वक्त एक आया आपके ऊपर के आपने जिस हल्के इलाके जिस लोगों की जिन लोगों को, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि जिन पत्थरों को दी आपने सुहने गुफ्तगू, उनको ज़बान मिली तो आप पर बरस पड़े, वो वाला सिचुएशन पैदा हो गई और आप पर दहशतगर्दी और इस तरह के मामलात और कातलाना हमला भी हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ था सर? हमारे पास इलाके के लोग आए कि आज ये नारोवाल जो है ना, ये इसमें उस वक्त नारोवाल का एरिया जो है ना, ये अमाजगार बन गई है बदमाशों की और स्मगलरों की। यहाँ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। दिन दहाड़े लोगों के जो मवेशी होते थे वो वहाँ से चोरी कर लेते थे, आने जाने वाले सफ़र करने वालों से पैसे छीन लेते थे, दुकानदारों से मुफ्त चीज़ें हासिल कर लेते थे। कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की कि वो शिकायत करे, अगर करे तो वो उसकी सुनवाई नहीं होती थी। तो उस वक्त वो सारे मेरे पास आए, कहने लगे कि ये हमारे साथ वाक़या हुआ है, आप रज़ाकाराना काम करते हो, आज हमें आपकी ज़रूरत है। आप 500 के करीब वो आज लोग थे जो सारे के सारे इलाके के मुअज़्ज़िनीन थे। मेरे साथ वादा करें कि ये दाऊद के गांव के ही हैं, वो चोर भी और स्मगलर भी, तो वो उनसे हमें हमारी भैंसें लेके दें। तो उस वक़्त वो जो लोग थे वाकई तन स्मगलर थे और चोर भी थे और रसागिर भी थे और उनका इतना जाल बिछा हुआ था, 20 देहातों में उनके साथी भी थे। तो वो किसी को नहीं मानते थे। वो जो मैंने वहाँ दरिया पे खड़े होके मैंने उनसे किबला की तरफ मुँह करके मैंने कहा ठीक है, आज मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ कि मेरी जान भी जाए तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस काम को हर तरीके से कोशिश करके आपका साथी रहूँगा और इनको यहाँ तक इलाके में बदमाशी और चोरी डकैती और सारे जो है ना वो लोगों को उतनी देर तक नहीं आराम से बैठूंगे जब तक लोगों को सुकून ना आ जाए। मौजूदा सूरत हाल है, आप सियासत से मबनी आपके माशाल्लाह लिंक्स भी हैं, आप एहसन इकबाल साहब के साथ आपका संगदड़ा भी है, सियासत में आपका एक नाम भी है। जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं बहुत अजीब बैकवर्ड हालात अभी भी दाऊद के हैं, तगोदो काफ़ी है, मुस्लिम लीग नून का दौर भी है, हुकूमत भी है, मिनिस्टर कई दफ़ा रहे हैं एहसन इकबाल साहब, 3.5 साल का टर्न्योर बीच में पीटीआई के पास भी रहा, तो क्यों इसको नेगलेक्ट किया गया? इसके बारे में आप थोड़ी सी अपनी ओपिनियन का इजहार करें। ये एहसन इकबाल वो मेरा मामला जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था वो बात मुकम्मल तो नहीं हो सकी, तो उस बारे में जब वो वाक़यात हुआ था उस वक़्त मुझ पे फिर कातलाना हमले भी हुए, मैं भी ज़ख्मी हुआ, मेरे भाई भी ज़ख्मी हुए और मेरे घर को भी जला दिया गया। तो उस वक़्त फिर लोगों ने, इलाके के लोगों ने जब ये मंज़र देखा तो सैकड़ों लोगों ने जहाँ यहाँ खबर पहुँची ये आग की तरह, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की कि मैं अगर उनके गाँव में अपनी ज़िंदगी वापस आ जाऊँ और पैदल चल के, तो वहाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मिन्नतें मानी कि हम देंगे अगर राणा रहमतुल्लाह हमारे गांव पैदल चल के अल्लाह ताला इसे सेहत दे ज़िंदगी आगे, हम मिन्नतें शायद कभी उन्होंने मीठे चौल भी ना पकाए, उन्होंने भी इतने गरीब लोगों ने मिन्नतें अल्लाह ताला से मिन्नत मांगी। तो अल्लाह ताला के करम से फिर जब मैं 2 महीने के बाद हॉस्पिटल में रहने के बाद वापस आया थी, मेरा इस्तकबाल इस तरह उन्होंने किया और मैंने यहाँ एसपी के दफ्तर तक स्टेशन पे मुझे लेने आए थे, सारे देहात हज़ारों लोग लेने आए। वहाँ में मैंने कहा कि ये देखें गोलियों में या कि मौत होती या किसी के हाथ में, ये मौत अल्लाह के पास है। तो आज मैं जिंदा ना होता, एक सांस भी कोई नहीं ले सकता है, अगर अल्लाह की चाहे तो वो भी उसकी अनायत है। तो मैं आज अल्लाह की मेहरबानी आपकी दुआओं से और उसके करम से ज़िंदा हूँ। इंशाल्लाह आइंदा ज़िंदगी भी आपके लिए वक़्फ़ करूँगा और कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी जगह भी ये पैसे को तरजीह नहीं दूँगा, ना कभी लालच करूँगा। हाँ, रहा ये बात मुल्क के लिए और कौम के लिए और इलाके के लिए करनी चाहिए।
ये नहीं कि अपनी ज़ात के लिए करनी चाहिए। हाँ, आसन इकबाल साहब भी वो MNA थे उस वक्त, तो ये मेरे साथ इनका कोई तामन नहीं था जब ये वाक़यात हुए थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा कि ये बंदे ने यार इतनी एफर्ट की है, इतनी कुछ मामला, इतनी लोगों की खिदमत की है और इतने इसके साथ इतनी तकलीफ़ें हुई हैं, इतना जुल्म हुआ है, तो फिर उन्होंने मुझे आके ऑफ़र की कि आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। मैं आपकी कदर करता हूँ इन जज्बात की। तो फिर मैंने आसन इकबाल को भी बेहतर पाया, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप देख लें कि ऐसा ना हो कि मैं आपके साथ चलूँ और आप फिर कोई सियासतदानों वाला काम शुरू कर दें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक फिर हमारी मीटिंग हुई मुश्ताक बाग में, तो वहाँ चौधरी अनवर अजीम मरहूम, मैंने जो वज़ीर भी रहे हैं, वो अच्छे यहाँ वेल नोन थे, क्योंकि सियासत में जो उनका बेटा अभी ज़ख्मी हुआ, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, दानियल अजीज़, हाँ, उसको भी अल्लाह ताला सेहत दे। मैंने फिर वो मेरे पास आसन इकबाल ने उनको भेजा। मैं फिर उनके कहने पे उस वक्त मेरे पास मुझे लोगों ने बिला मुकाबला, मतलब बगैर कंपेन के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना दिया था। इसलिए मुझे इन सियासत में वो लोग लाए थे। मैंने सियासत में आने की कोशिश नहीं की थी, ना ने मेरी कभी ख्वाहिश रही है। तो फिर 2 सीटें उस वक्त मैंने ज़िला काउंसिल की जीत ली थी। तो आसन इकबाल साहब ने अपने कज़न अफजाल को नामजद किया था चेयरमैन के लिए। तो उसके बाद मेरा दोस्त था रूपोचक वाले सरवर साहब का बेटा मंसूर बैरिस्टर, लेकिन वो चूँकि दूसरे इलाके का था, वो भी कैंडिडेट था। तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उस वक़्त उन दोनों में कंटेस्ट था। तो इनके वोट बराबर हो रहे थे ज़िला काउंसिल के। तो मेरे पास 2 सीटें थी, मैं इंडिपेंडेंट था उस वक्त, लोगों का मैं नुमाइंदा था, वह नुमाइंदा था, बाकी लोग अपने अपने इंटरेस्ट में थे। तो मेरी इंटरेस्ट सिर्फ आवाम थी, यह इलाका था। तो मेरे इलाके में कहीं भी 1 फुट भी जगह किसी सड़क की, पक्की सड़क की नहीं थी। पहले तो मुझे दरिया से लोगों को, इलाके को बचाना था। वो मिशन मेरा अल्लाह ताला की मेहरबानी से 77 में 1977 13 अप्रैल 1977 को अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल की और मुआवजा हुआ कि दरिया हम लाहौर से मिल के आ रहे थे वज़ीरों को और अपना इरीगेशन चीफ चौधरी चीफ साहब को और फ्लड चीफ को। अहमद तारक इरीगेशन चीफ थे, अहमद फ्लड चीफ चौधरी मोहम्मद अली से थे। वो उस तालब इल्मी ज़माने में भी वो दाऊद में हमारे आलमगीर के जो जिनका मैंने कज़न का कहा है, हम दोनों थे ना इस मामले में। उनके वाले साहब के क्लास फेलो थे दाऊद में, वो तालब इल्मी ज़माने में भी आया करते थे। मोहम्मद अली साहब चीफ इंजीनियर साहब जो उस वक्त फ्लड थे, उनमें मिल के आ रहे थे। रास्ते वापस आए दाऊद, जिन रास्तों से हम गुजरे थे वो ना जामिया मस्जिद थी, ना वो आबादी थी, ना वो रास्ता था। तो हम बेबस थे। तो हमने उस वक्त सूरज ग्रूब हो रहा था, सूरज की तरफ देखा तो ग्रूब हो रहा था। हम दोनों गांव से बाहर जो देख के ना मंजर, तो दोनों इतने घबराए और इतना परेशान हुए और कहा कि अल्लाह ताला कि आज हम बेबस हैं। तो हमारे आंसू ज़मीन पे जा रहे थे जैसे सैलाब आया हुआ है। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने शायद उसको मंजूर था, अल्लाह की ज़ात को। अल्लाह ताला बहुत बहुत मेहरबान इंसान, अगर मुखलिस होकर बात करे ना तो वो मोज़े हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। कभी इंसान नाकामी की नहीं हो सकता अगर मुखलिसाना तरीके से अल्लाह से कुछ मांगे, वो देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, उसमें कमी नहीं है। उस वक्त फिर हमने देखा कि या अल्लाह आज हमारे माँ बाप जिंदा हों, इधर हमें मिल जाए तो हम आपका बहुत मशकूर होंगे। शायद वो भी दरिया की नज़र ना हो गए, उस मकान भी चले गए, हर चीज़ चली गई है, तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमें जब हम आगे आए तो थोड़ा सा गांव का एक कोना बचा हुआ था। तो लोगों ने बताया कि आपके माँ बाप आखिरी कोने में वो चले गए हुए हैं, वहाँ वो इसी फलां घर में जो है ना वहाँ पनाह उन्होंने ली हुई, आप फिक्र ना करें, वो जिंदा है। फिर हम वहाँ मिले, उन्हें जाके फिर वाक़या अल्लाह शुक्र अल्लाह का अदा किया। उसी रात का अल्लाह का करम ऐसा हुआ, खुदा का देखे मुआवजा हुआ कि उसी रात 1 बजे हमारा वो जो मोहम्मद खान जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने अफसर माल थे, उन्होंने इंजीनियर ला के ना गुजरा वाले से वो एक
ट्रिपल स्टोरी चुबारा बनाया हुआ था। यहाँ आके ना वो चुबारा इतना गाँव के दरमियान में था, वो इतना मशहूर था। जब भी 65 की जंग हुई है वहाँ ओपी बनी है, 70 की जंग हुई है वहाँ ओपी बनी है। आर्मी वालों को वो ही हम सर्व करते थे। तो वो चुबारा जो था ना, उसकी वो इतना ऊंचा और इतनी कोई 150 गाज की गोद की दीवार थी, तो 3 मंजिला था, तो वो बड़ी ईंटों से बना हुआ था। वो उसकी दीवार जो है ना, वो 1 बजे ड्रम गिरी है दरिया में। जब गिरी है तो दूर दूर तक लोगों ने कहा कि वो बाबुओं का चुबारा गिर गया, क्योंकि बाबू नबी बख्श जो मैंने कहा वो फोर फादर थे नबी बख्श, उनके नाम से हमारा ख़ानदान बाबू ख़ानदान मशहूर था। तो उनका चुबारा गिर गया। तो खुदा का करना ऐसा हुआ, तो हमने देखा, थोड़ी देर इंतज़ार किया, सुबह हुई, देखा तो दरिया इंडिया 5 किलोमीटर इंडिया की तरफ चला गया था। तो वहाँ वो रो रहे थे, हमारे गांव में आ गया, से पानी कराई में आ गया, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, और रोड हम चल गए और मर गए, रोड गए, बचाओ बचाओ, तो आवाज़ें दाऊद में आ रही थी। ये मुआवजा हुआ उस वक्त, उसकी अल्लाह ने वो दुआ कबूल की। जब हमने कहा हम बेबस हैं, 3 साल मेहनत के बाद भी बेबस हैं, वो फिर अल्लाह ने कबूल की, वो 5 किलोमीटर अंदर चला गया। उसके बाद ये फिर सिलसिला जो है ना, फिर हम जो है ना वो काम जो सिलाई कमेटी वाला सुकून का कुछ सांस लिया, उसके ये फिर दरिया की वजह से इलाके में जो सैलाब आते थे वो भी कम हो गए। ये यहाँ सावन भादरों में जो आजकल जो मौसम है ना, इसमें यहाँ नारोवाल से लेकर पूरे बदोमली पूरे एरिए तक घास तक नहीं होती थी यहाँ। तो फिर वहाँ जाके हसन इकबाल से कहा, हाँ जी, उन्होंने 5-5 मिनट दिए हुए थे हर नए आने वाले बंदों को, जो जितने मेंबर थे। मैंने कहा हसन इकबाल साहब, मैं तो आया हूँ, तो मैंने 5 मिनट नहीं लेने, मुझे पूरा टाइम देंगे तो फिर मैं खड़ा होकर अपना तारुफ कराऊँगा हम लोगों को, तो यहाँ फिर मैं ये आप शेयर करूँगा। उन्होंने कहा ये आपके लिए खुला टाइम है जी, ठीक है। फिर मैंने ये सारी बातें काम बताया, हमने इतनी जदोजहद की है, दरिया से बचाया, इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, ये सारे वाक़ात गुजरे हैं, हमारा घर भी, हमने गोलियां भी खाई हैं, ख़ानदान वालों ने भी, भाइयों ने भी, सबको परेशानी आई है। लेकिन मैं कहता रहा हूँ कि मेरा तो कसूर है कि मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, मेरे भाइयों का, मेरे घर वालों का क्या कसूर है? आप उनको भी गोलियां मारे, घरों को भी जला रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के मिशन में, ये जिहाद में हर एक को अपना अपना हिस्सा अदा करना होता है। इस वजह से फिर सब ने हिस्सा अदा किया। मेरे छोटे भाई को जो हनान के वाले साहब हैं, सफ़ियान एडवोकेट के वाले साहब, राना तारक महमूद, आप यहाँ गाँव में अभी मुलाकात हुई आपसे, वो उन्हें भी 2 दफ़ा ब्रेस्ट लगे इसी वजह से कि वो क्यों इनकी मारना तो मुझे चाहते थे, लेकिन ये डिफेंस कर रहे होते थे लोग, तो इस वजह से वो उन्हें ज़ख्मी होना पड़ा। तो यहाँ पाकिस्तान में अखबारों में भी आता था ना जब मेरे बारे में, तो मुझे मेरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन स्मगलरों से, चोरों से, जो सैकड़ों की तादाद में, मैंने कहा दर्जनों के हिसाब से थे, मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए रज़ाकारना लोगों ने टीमें भेज दी हुई थी उस वक्त। क्या बात। कबायली इलाकों वाले, ज़रवली खान था, जब्बा गाँव कदम जमरूद के पास 4 किलोमीटर अंदर एक पहाड़ी पे जब्बा गाँव है, ज़रवली खान था उसका नाम, वो रेंजर में होता था। और किसी वक्त वो जब ढाका फॉल मशरक़ी पाकिस्तान कैप्चर हुआ ना, वो वहाँ कैदी बना था, तो रेंजर में था। वो भी, उसे भी पता चला, वो यहाँ आ गया हुआ था वापस, तो उसे भी पता चला, वो भी 5 बंदे लेके वहाँ रज़ाकाराना मेरे पास आया, गाँव दाऊद आ गया। फिर वहाँ शहूपुर मेरा मनवर मंज था, एक मेरा क्लास फेलो जो कॉलेज का, उसने भी 5 बंदे भेज दिए। इस तरह इस इलाके से भी कोई कम अज़ कम मेरे पास 70-80 बंदे जो थे ना उस वक्त मेरी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने अपॉइंट कर दिए थे रज़ाकाराना। मैंने उन्हें कहा कि बात सुने, जो भी मेरे पास रहेगा, ये एक बात है कि मैं किसी की शिकायत आई तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, मैं तो एक लोगों की खिदमत के लिए जिहाद कर रहा हूँ। अगर आप किसी को तंग करेंगे, किसी का, क्योंकि आजकल का दौर है कि कोई बंदे रखता है जब बॉडीगार्ड, वो उससे शिकायतें आती हैं, किसी का बकरा खा लेते हैं, किसी का कुछ ले लेते हैं, किसी से पैसे ले लेते हैं, तो शिकायतें होती हैं, तो लोग तंग पड़ जाते हैं। मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं सूखी रोटी खाऊँगा आपको खानी पड़ेगी, आपको हल्फ देना पड़ेगा, मैं अचार के साथ खाऊँगा आपको अचार के साथ। जिस चीज़ से अगर कोई एक किसी को शिकायत नहीं होनी है, कांडा भी आपका किसी ने बुला खर्चे से मुफ्त खा लिया ना, तो मैं उसको नहीं रहा। उन्होंने कहा मैं हल्फ देते हैं, उनकी मेहरबानी थी, वो 3 साल मेरे पास रहे। इतने लोग, किसी की कोई शिकायत नहीं थी। और अरन साहब, इतनी तगदो करने के बाद जब अब आप अपने गांव में जाते हैं, अब जब आपने सारे मामलात
को हासिल कर लिया, काबू पा लिया, बाकी मामलात को टैकल कर लिया, तो एहसन इकबाल साहब के साथ जो मामला थे वो भी सेटल आउट कर लिए। तरक्याती कामों का जायज़ा लें तो उस पर भी आप बात बताएं, और साथ ही गाँव में बताएं कि गाँव जब जाते हैं तो लोग कैसा महसूस करते हैं। हाँ जी, बात यह है कि हसन इकबाल के साथ जब हमारा मामला शुरू हो गया तो फिर हसन इकबाल से हमने बहुत काम लिए हैं और इलाके के डेवलपमेंट के काम लिए हैं। देखें, हसन इकबाल एक आम आदमी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। वो इसने नारोवाल को, पूरे नारोवाल को डेवलप किया, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, यहाँ बहुत सारे सड़कें बनाई हैं, गैस का उन्होंने काम किया है। बहुत जितनी डेवलपमेंट हुई है, आज नारोवाल में आप गुजर के आए होंगे गांव में हमारे, तो देखा है रास्ते में कि जैसे नारोवाल ऐसे लग रहा है कि जैसे दाऊद में क्या काम किया, जैसे ये लाहौर का समा नज़र। अब नारोवाल दाऊद की सड़कें उन्होंने बनाई हैं, दाऊद में उन्होंने कुछ 60 करोड़ रुपए का दरिया पे स्पर लगवा के इलाके को करीबी देहात और दाऊद को महफूज करवा दिया है। जो आइंदा कभी भी दरिया, उम्मीद है कि कभी भी आइंदा नस्लों के को महफूज कर दिया कि किसी वक्त भी दरिया जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा दाऊद को या पूरे एरिए को। वो इंशाअल्लाह ताला अब दरिया उस वजह से इंडिया के बॉर्डर पे दरिया का भाव शुरू हो गया हुआ है और बहुत सारी ज़मीनें जो है वो आबाद हो गई हुई हैं और इतना गला जमा हो रहा है कि ज़्यादा गंदम इतनी ज़्यादा हो रही है। पहले हम हर वक्त हर मौसम में हर साल लाखों टन बाहर से मंगवाया करते। ये जंगल जो आबाद होने से इस वजह से अनाज पैदा हो रहा है और हम काफ़ी हद तक खुद कफील हो गए हुए हैं इस मामले, अनाज के मामले में। ये भी फ़ायदा नेशनल तौर पे फ़ायदा हुआ हसन इकबाल और हमारी ये कोशिशों से। इस वजह बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े सेक्रीफाइस लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ की हैं। मैं तो चलो उनमें एक अदना सा आदमी हूँ। मेरी तो जो है ये ज़िंदगी, मेरी तो चलो मिशन है कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है। लेकिन उन्होंने चौधरी अमजद साहब थे, पढ़े लिखे, वो पहले वकील थे यहाँ, फिर उनके बाद वो हाई कोर्ट में जस्टिस बने। उनके दूसरे भाई मुजम्मल खान साहब, उनकी बहुत एफर्ट है। उन्होंने अभी भी वो हर 15 दिन के बाद लाहौर से दाऊद आते हैं, उन्होंने डेरा बनाया हुआ है। आप दाऊद को मिट्टी से प्यार करते हैं। अभी दोनों भाई सके भाई, ये हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाद दोनों भाई हैं जो एक हाई कोर्ट के जस्टिस बने हुए हैं। हालांकि बाप बेटा तो हो सकता है, कोई और रिश्तेदार तो हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में दो सके भाई होना, ये भी चौधरी अमजद साहब और मुजम्मल खान साहब, ये भी दाऊद का एजाज़ है। फिर इसके बाद ये एक ब्रिगेडियर महमूद साहब थे जो जिनका बेटे अरफान महमूद है, अल्लाह ताला उन्हें हियात रखे और अल्लाह ताला उन पे करम रखे। उन्होंने उनके पास इधर नारोवाल में इतनी कीमती ज़मीन थी कि 3-4 करोड़ रुपए का 1 एकड़ था। उन्होंने सारी की सारी ज़मीन कॉलेज और स्कूलों को वक़्फ़ कर दिया है। वो पहले पुलिस माइन है कि जिन्होंने तमाम ज़मीन जो है वो खुदा की राह में और एजुकेशन महकमे को दे दिया। हालांकि पुलिस वाले के बारे में पाकिस्तान में तस्वर ही और है। हाँ, ये भी एक दाऊद को एजाज़ हासिल है। और उनकी ये आजकल के जो है ना MPA बिलाल अकबर, उनके वो चाचा हैं अरफान महमूद साहब। मैं ये कह रहा हूँ दाऊद ने इतने अजीम हस्तियाँ पैदा की हैं कि शायद किसी की धरती को ये नसीब हासिल ना हो किसी। सही बात। हाँ जी तो नाज़रीन, ये थी राना रहमतुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और उनकी तगदो पर अगर बात करें तो वो वाकई बेमिसाल है और बहुत सेक्रीफाइसेस हैं उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। और फिर क्या क्या फेस करना पड़ा, किस तरह से फ्लड डिसास्टर के बाद उन्होंने क्या क्या फेस किया, वो आपके सामने है। नाज़रीन प्लीज़ इस इंटरव्यू को आप देखिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, इस पर कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रियल हीरो हैं और रियल हीरो की लाइफ गुजारते हैं या सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह से उनके भाइयों की अगर बात करें, तहसीलदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं, एजुकेटेड लोग हैं, एक अच्छा ख़ानदान है जो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किए हुए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।